हाइको की मूवी देख ली है और मूवी कैसी लगी है उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। बट इसके अलावा आज हम लोग काइजू नंबर 8 के एपिसोड 8 के बारे में बात करेंगे। साथ में इसके अलावा कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स भी है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना। और अब चलो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपडेट बारे में बात करें जो आता है हमारे कुछ मांगा के अपडेट्स को लेकर। जैसे पहला मांगा तो आता है अपने हंटर हंटर का मांगा, जहाँ पे हमारे तोगाशी शिंसे ने यहाँ पे अपने हंटर हंटर के मेन कैरेक्टर गॉन के यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन को निकाला है। और सच कहूँ तो इस इलस्ट्रेशन को देखने के बाद यहाँ पे नॉस्टैल्जिया जैसी फीलिंग आ रही है, क्योंकि ऐसा ही सेम इलस्ट्रेशन इन्होंने बहुत टाइम पहले भी निकाला था शोनेन जंप के लिए। और अब यहाँ पे ये वापस अच्छे तरीके से कमबैक करने वाले हैं, जिसको देखकर काफी ज्यादा ही अच्छा लग रहा है। होपफुली ये मांगा को अच्छे से कंटिन्यू कर पाए। बट इसके अलावा हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट मांगा के बारे में जो अपने एंड पर पहुंच भी चुका है। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ माय हीरो एकेडमिया की मांगा के बारे में, जिसकी मांगा के एपिलोड अब स्टार्ट हो चुकी है। और सच कहूँ तो अगर आप लोग को स्पॉइलर वगैरह नहीं चाहिए तो आप लोग यहाँ से स्किप कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मैं एमएचए की मांगा को फॉलो तो नहीं कर रहा हूँ, बट मुझे इतना पता है कि एमएचए की मांगा के अंदर अभी क्या चल रहा है। मतलब लिटरली अभी तो वॉर चल रही थी, बट अब फाइनली वॉर खत्म हो चुकी है। और अब यहाँ पे चैप्टर 424 के बाद अब यहाँ पे वॉर खत्म हो चुकी है। और इसका मतलब ये भी है कि अब ये मांगा कुछ ही चैप्टर्स के बाद यहाँ पर एंड हो जाएगी, जिसके लिए एमएचए फैंस के लिए बुरी न्यूज तो है, बट हाँ क्या कर सकते हैं, कभी ना कभी किसी सीरीज को एंड होना ही पड़ता है। और यहाँ पे एमएचए खुद मेरी वन ऑफ द फेवरेट सीरीज है। बट इसके अलावा यहाँ पे आप लोग सवाल है कि डेकू की ऐसी हालत कैसे हो गई, डेकू का हेयर स्टाइल किसने चेंज कर दिया, जिस पर मैं ये कहूंगा कि डेकू का हेयर स्टाइल चेंज नहीं हुआ है, बस उसकी सर्जरी हुई है, इसलिए यहाँ पे डेकू अपना कुछ इस तरह का दिख रहा है। बट एनीवेज यहाँ पे देखा जाए तो एमएचए की मांगा को बहुत सारे लोग फॉलो कर रहे हैं। और आप लोग भी एमएचए की मांगा पढ़ रहे हो या नहीं वो आप लोग मुझे कमेंट में जाकर जरूर बता देना। साथ में यहाँ पे हम लोग अपने मांगा अपडेट्स को कंटिन्यू रखे और यहाँ पे मैं आप लोग कुछ क्रेजी मांगा अपडेट्स मैंने बताऊं। जैसे कि यहाँ पे अगर आप लोग एपोथकेरी डायरीज की मांगा पढ़ रहे हो या फिर अगर आप लोगों ने इसका एनिमे भी देखा है, तो मैं बता दूं कि एपोथकेरी डायरीज के जो मांगा आर्टिस्ट है तो इनको लेकर अभी एक बहुत ही बड़ी चीज रिवील हुई है, जहाँ पे जापान में इन्हें 47 मिलियन येन की चोरी के लिए दोषी ठहराया गया है। जो कि हाँ यार 47 मिलियन येन कम नहीं होता है, बहुत ज्यादा होता है। और अब यहाँ पता नहीं कि अपने एपोथकेरी डायरीज के मांगा आर्टिस्ट से कैसे बचेंगे, बट देखते हैं जैसे कुछ और अपडेट आता है वैसे मैं आप लोग बता दूंगा। इसलिए हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट मांगा के बारे में, जिसकी एनिमे सीरीज अभी के टाइम में काफी सारे लोगों की फेवरेट होगी। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ काइजू नंबर 8 के बारे में, जिसकी एनिमे आप लोग अभी देख रहे होंगे। और इसी के मांगा को लेकर अगर मैं आप लोग को एक फन फैक्ट बताऊं तो यहाँ पे काइजू नंबर 8 के जो ऑथर हैं जिनका नाम है नायोया मात्सुमोटो, तो यहाँ पे उन्होंने रिवील किया है कि काइजू नंबर 8 की मांगा को बनाने की जो इंस्पिरेशन है यहाँ पे वो हिडाकी आनो की शिन गॉडजिला मूवी को देखने के बाद आई थी। और अगर आप लोग को इस मूवी के बारे में पता है तो बता दूं कि ये मूवी 2016 में आई थी, जहाँ पे इस मूवी को देखने के बाद ही अपने मात्सुमोटो को काइजू नंबर 8 के मांगा का आइडिया आया। जहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि यार इस चीज के ऊपर तो कोई भी अंदाजा लगा सकता था कि ये गॉडजिला से इंस्पायर होंगे, क्योंकि यहाँ पे सीरीज के स्टार्टिंग में बोल दिया गया था कि गॉडजिला टाइप के क्रिएचर हम लोग को देखने को मिल रहे हैं इस वर्ल्ड में। और यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग चीज बताओ तो यहाँ पे इन्होंने रिवील किया है इसके मेन कैरेक्टर को लेकर, यानी काफका को लेकर, कि काफका यहाँ पे किसी से इंस्पायर नहीं है, वो खुद उन्होंने अपने ऊपर बनाया है। जहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि उनका एक काफी सक्सेसफुल दोस्त है जिसने यहाँ पे उनका मैगजीन में डेब्यूट करवाया, बट मैगजीन में डेब्यूट होने के बाद भी ये अभी तक पैसे नहीं बना रहे थे। जहाँ पे इन सारी चीजों के बाद वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए और ये जो सारी फ्रस्ट्रेशन थी उन्होंने ये सारी चीजें मांगा में निकाल दी, जहाँ पे उन्होंने ऐसा दिखाया है कि एक 30 साल का आदमी है जो कि अपने सपनों के तरफ नहीं पहुंच पा रहा है। और कह सकते हैं कि मेन कैरेक्टर वाला आइडिया इनको नेचुरली आया था, जो कि देखा जाए तो इन्होंने काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें बताई है। बट इन सारी चीजों को हटाकर काइजू नंबर 8 की जो मांगा है वो यहाँ पे लास्ट में इतनी ज्यादा सक्सेसफुल हो गई, इतनी सक्सेसफुल हो गई कि इसका एनिमे जो है वो 1 साल बाद ही डिसाइड हो गया था कि इसके ऊपर एनिमे आएगा। मतलब लोग समझ रहे हो कि ये कितनी बड़ी बात है। मतलब किसी के भी मांगा को अगर 1 साल बाद ही एनिमे अडैप्टेशन उसका अनाउंस हो जाए तो इसका मतलब वो मांगा काफी बड़ी हिट गई थी। और इसी चीज की खुशी यहाँ पे सबसे ज्यादा अपने काइजू नंबर 8 की मांगा आर्टिस्ट को हुई, जहाँ पे इस चीज के बारे में उन्होंने अपने दोस्त को ही बताया और उन्होंने कहा कि वो खुशी खुशी मरने के लिए भी तैयार है अगर इसका प्रोडक्शन आईजी और खारा हुआ तो। और बेसिकली ये अपने एनिमेशन स्टूडियो है जिनको यहाँ पे अपने काइजू नंबर 8 के मांगा आर्टिस्ट बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। और यहाँ पे गेस करो काइजू नंबर 8 को अभी कौन एनिमेट कर रहा है। यहाँ पे काइजू नंबर 8 को अपना स्टूडियो प्रोडक्शन आईजी एनिमेट कर रहा है, जो कि देखा जाए तो काइजू नंबर 8 के मांगा आर्टिस्ट का तो यहाँ पे सपना पूरा हो गया। लेकिन यहाँ पे आप लोगों का क्या ओपिनियन है वो आप लोग मुझे कमेंट में जाके बता सकते हो। साथ में यहाँ पे मांगा इंडस्ट्री के अंदर क्या क्या चीजें चल रही है वो सारी चीजें तो मैंने आप लोग डिटेल में बता दिया। बट इसके अलावा यहाँ पे हम लोग एक और मांगा के बारे में बात करें जो शायद आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ काई उरानास के डार्क फैंटेसी मांगा गाचिया कुता के मांगे बारे में, जिसका नाम प्रोनाउंस करना मेरे लिए तो काफी ज्यादा मुश्किल है। बट अगर आप लोगों ने इस मांगा को कभी रीड किया है या फिर रीड कर रहे हो तो मैं बता दूं कि इसके ऊपर एनिमे अडैप्टेशन बनने वाला है। इसके ऊपर एनिमे बनने वाला है जो यहाँ पर शेड्यूल हो चुका है 2025 के लिए। और साथ में जिसका एनिमेशन प्रोडक्शन होगा वो होगा स्टूडियो बोन्स, जिन्होंने माय हीरो एकेडमिया के एनिमे को ही बनाया है। और अगर ये स्टूडियो इस मांगा को एनिमेट करने वाला है तो यहाँ पे हम लोग अपनी एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि ये लोग इसको जस्टिस देंगे। बट इसके अलावा आप लोग इस एनिमे के लिए एक्साइटेड हो कि नहीं वो आप लोग मुझे कमेंट में जाकर बता सकते हो। साथ में देखा जाए तो यहाँ पे हम लोग गॉडजिला वगैरह में मैंने बात कर ही चुके हैं, तो यहाँ पे मैं बता
दूं कि गॉडजिला -1 की मूवी यहाँ पे नेटफ्लिक्स के ऊपर वर्ल्ड वाइड स्ट्रीम हो रही है, और वर्ल्ड वाइड का मतलब है कि इंडिया में भी ये आ रही है। और यहाँ पे इससे अच्छी न्यूज़ भी ये है कि गॉडजिला -1 की मूवी इंडिया के अंदर इंग्लिश, जापानीज, हिंदी और तमिल लैंग्वेज के साथ स्ट्रीम हो रही है, जिसका मतलब ये है कि आप लोग इसको अपने हिसाब से अपने लैंग्वेज में इसको देख सकते हो, जो कि नेटफ्लिक्स की डबिंग है तो यहाँ पे टॉप नॉच तो होगी ही। और सच कहूँ तो यार मैं तो इस मूवी को थिएटर में नहीं देख पाया, बट हाँ नेटफ्लिक्स के ऊपर तो जरूर देखूंगा, इसलिए आप लोग इस मूवी को जरूर देखना क्योंकि आप लोगों को भी काफी ज्यादा ही मजा आएगा। साथ में यहाँ पे एक फन फैक्ट बताओ तो ये मूवी इंडिया के अंदर रिलीज तो हो गई है, और जैसे ही नेटफ्लिक्स के ऊपर मूवी रिलीज हुई वैसे ये टॉप 5 के अंदर रैंक कर रही है, जो कि देखा जाए तो इस मूवी को लोग पसंद कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। अगर आपके पास भी नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है तो आप लोग जाके चेकआउट कर लेना। अब वैसे यहाँ पे मूवीज वगैरह के बारे में बात कर ही रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट एनिमे मूवी के बारे में, जो आती है अपनी लुक बैक की मूवी, जिसको लेकर यहाँ पे लोगों के अंदर एक्साइटमेंट तो कम है, बट मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस मूवी को जरूर देखो, क्योंकि यहाँ पे एक तो ये मूवी काफी ज्यादा स्पेशल होगी क्योंकि ये अपने चेंजमैन क्रिएटर की ही एक मूवी है, और साथ में यहाँ पे इस मूवी के अंदर जो एनिमेटर्स काम कर रहे हैं उन्होंने भी यहाँ पे काफी ज्यादा मेहनत की है। मतलब यहाँ पे मैं आप लोग पूरी कहानी समझाऊं तो यहाँ पे लुक बैक एनिमे मूवी के जो डायरेक्टर हैं जिनका नाम है क्योताका उसियामा, तो उन्होंने रिवील किया है कि वो इस मूवी के प्रीमियर होने से पहले तक ये मूवी के ऊपर काम कर रहे थे, और ये मूवी के अंदर इतना घुस के काम कर रहे थे कि ये सोनी के लिए अपने घर भी नहीं जा पा रहे थे। मतलब हाँ ये 2 महीने से ज्यादा अपने स्टूडियो में ही सोते थे, और कल से ही ये फाइनली अपने घर जाकर सो पा रहे हैं, जो कि देखा जाए तो इसी को हम लोग कहते हैं रियल डेडिकेशन, जिन्होंने पूरी जान लगा दी इस मूवी को बनाने में। और सिर्फ इन्होंने ही नहीं, सारे एनिमेटर्स ने यहाँ पे ओवरऑल बहुत ज्यादा मेहनत की है, बट स्टिल काफी सारे लोग पायरेसी प्रमोट करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए यार। देख लो यहाँ पे एनिमेटर्स कितनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, इसलिए यार एनिमेटर्स इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं तो हमारा फर्ज ही बनता है कि जब ये मूवी इंडिया में आए तो हम लोग देखे। इसलिए आप लोग इस मूवी को देखोगे कि नहीं वो आप लोग मुझे कमेंट में जाकर जरूर बता देना। साथ में इसके अलावा नेटफ्लिक्स के कुछ और अपडेट्स में बात करें तो टॉम राइडर द लेजेंड ऑफ लारा क्रॉफ्ट जो है वो नेटफ्लिक्स के ऊपर आने वाली है 10 अक्टूबर को, और आप लोग चाहो तो इसको 10 अक्टूबर को चेकआउट कर सकते हो। बट यहाँ पे हम लोग बात करिए अपनी एक और सीरीज के बारे में जो कि शायद नेटफ्लिक्स की फेवरेट होगी, और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ वन पीस के बारे में। स्पेशली यहाँ पे बात करूँ वन पीस लाइव एक्शन के बारे में, जहाँ पे अपडेट आई है कि वन पीस के सीजन 2 और सीजन 3 दोनों के ऊपर एक साथ काम चल रहा है। मतलब यहाँ पे सिर्फ सीजन 2 ही नहीं, सीजन 3 के ऊपर भी काम चल रहा है वन पीस के लाइव एक्शन में, जो कि इसका मतलब साफ है कि सीजन 3 भी कंफर्म हो चुका है। और देख के लगता है कि नेटफ्लिक्स वाले यहाँ पे पूरे अलाबस्ता आर्क को कवर करके रहेंगे, जो कि देखा जाए तो ये काफी अच्छी न्यूज है। और सबसे अच्छी न्यूज तो ये हमारे लिए है, क्योंकि हो सकता है कि सीजन 2 देखने के बाद हम लोग को सीजन 3 के लिए ज्यादा इंतजार ना करना हो। इसलिए वन पीस के लाइव एक्शन के लिए आप लोग एक्साइटेड हो कि नहीं वो आप लोग मुझे कमेंट में जाकर बता सकते हो। साथ में इसके अलावा नेटफ्लिक्स के ऊपर अगर आप लोग कोई एनिमे देखना चाहते हो वो भी हिंदी डब के साथ, तो यहाँ पे मैं बता दूं कि नेटफ्लिक्स के ऊपर स्पाइक्स फैमिली का सीजन 1 और 2 जो है वो अब हिंदी डब के साथ स्ट्रीम हो रहा है। और यहाँ पे आप लोग ये मत सोचना है कि यहाँ पे नेटफ्लिक्स वालों ने न्यू डबिंग करवाई होगी। यहाँ पे जो इसका डब है वो म्यूज इंडिया से खरीदा गया है, क्योंकि ओवरऑल देखा जाए तो म्यूज इंडिया ने कह ही दिया था कि वो अपना डिस्ट्रीब्यूशन वाला काम कंटिन्यू रखेंगे, और जो उनका रियल काम है एनिमे को डिस्ट्रीब्यूट करने का वो लोग अच्छे तरीके से कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात तो है। नेटफ्लिक्स के ऊपर भी आप लोग स्पाइक्स फैमिली की हिंदी डब को देख सकते हो। बट यहाँ पे मैं म्यूज इंडिया को यही कहना चाहूंगा कि कम से कम अपने न्यू एनिमे के राइट्स को सेल करे, क्योंकि उन्होंने लिटरली बहुत सारे एनिमेज को डब करके रखा है। तो इसलिए मैं होप करता हूँ कि वो सारे एनिमेज भी हम लोग को जल्द से जल्द देखने मिले। अब हालांकि फिर से हम लोग अपने क्रेजी अपडेट के बारे में बात करें जो आता है यूटी फैंस को लेकर, क्योंकि यहाँ पे जीजीके फैन तो स्टाइल में ग्रेजुएट होते ही है, बट यहाँ पे यूटी फैन भी शायद इस चीज का वायरस लग चुका है। और अब यहाँ पे अपने यूटी के फैन ने भी स्कूल से ग्रेजुएट अपने स्टाइल में किया है, जहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि कैप के ऊपर अपने यूटी का डिजाइन बना हुआ है। और देखा जाए तो ये काफी ज्यादा फनी भी है, क्योंकि फाइनली इस इंसान को यहाँ पे अपने स्कूल से आजादी मिल चुकी है, जो कि चलो अच्छी बात है। बट होप करता हूँ कि ट्रेंड अब और ज्यादा ना बढ़े, या फिर हो सकता है कि अब अगला निशाना वन पीस या फिर ड्रैगन बॉल या फिर कुछ और भी हो सकता है। लेकिन अब जो भी होता है वो मैं आप लोग फ्यूचर में बताते रहूंगा। इसलिए हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट अपडेट बारे में जो आता है अपने काइजू नंबर 8 के एपिसोड 8 को लेकर, क्योंकि कल फाइनली रात में मैंने इस एपिसोड को देख लिया, और इस एपिसोड को देखने के बाद मैं यही कहूंगा कि ये एपिसोड पीक है। लिटरली इस एपिसोड को पीक मैं क्यों ना बोलूं, क्योंकि इस एपिसोड के अंदर हम लोग को वो सारी चीजें देखने को मिली जो देखने मिलनी चाहिए थी। जैसे अगर आप लोग को इस एपिसोड के अंदर एंटरटेनमेंट और फनी सीन चाहिए तो वो भी आप लोग मिलेगा। फिर उसके अलावा नई मिस्ट्रीज देखने मिली, साथ में धमाकेदार एक्शन, सारी चीजें हम लोग देखने मिली। स्पेशली यहाँ पे मैं एक बात बोलूँ तो अगर डीमन स्लेयर की एंट्री नहीं होती इस साल तो यहाँ पे डेफिनेटली मैं शायद एनिमेशन के लिए काइजू नंबर 8 को ही वोट करता, क्योंकि यहाँ पे हर सीन के अंदर एनिमेशन इन्होंने काफी अच्छी रखी। स्पेशली यहाँ पे सोशिरो और काइजू नंबर 8 की जो फाइट थी उसकी एनिमेशन डिटेल काफी ज्यादा अच्छी थी। स्पेशली एपिसोड के लास्ट में तो हम लोग को काफी बड़ी मिस्ट्री देखने मिली, मतलब एक न्यू काइजू जो की है अपना काइजू नंबर 10। और यहाँ पे एक बात बताऊं तो काइजू नंबर 10 का भी जो सीन आया था उसके अंदर भी एनिमेशन इन लोगों ने काफी अच्छी रखी थी। मतलब काइजू नंबर 10 की जो डिटेल्स थी वो काफी पसंद आई मुझे। मतलब यहाँ पे देख के लग रहा है कि एनिमेटर्स ने यहाँ पे अच्छे तरीके से इस एपिसोड को कुक किया है, और यहाँ पे ओवरऑल इसकी एनिमेशन डिसअपॉइंट नहीं करेगी, इसकी मैं गारंटी आप लोग देता हूँ। इसलिए अगर आप लोगों ने इस एपिसोड को नहीं देखा है तो जाके जरूर देखना। साथ में आप लोग काइजू नंबर के अपकमिंग एपिसोड्स के लिए एक्साइटेड हो कि नहीं वो आप लोग मुझे कमेंट में जाकर जरूर बता देना। साथ में हम लोग बात करें अपने लास्ट टॉपिक के बारे में जो आता है अपनी हाइको की मूवी को
लेकर, क्योंकि यहाँ पे हाइकू द डम्पस्टर बैटल की मूवी मैंने फाइनली देख ली। और यहाँ पे ये मूवी मुझे कैसी लगी उसके बारे में डिटेल में बात करें तो यहाँ पे ये मूवी मैं कहूंगा कि पूरी तरह से वर्थ वॉचिंग है। क्योंकि पहले तो आप लोग जानना है किस मूवी को हम लोग को देखने जाना चाहिए कि नहीं, ये मूवी अच्छी है या नहीं। तो मैं आप लोगों को आंख बंद करके बोलूंगा कि आप लोग इस मूवी को देखने चले जाओ। स्पेशली यहाँ पे जो हाइकू के फैंस है उन लोगों को ये सवाल पूछना नहीं चाहिए, क्योंकि देखा जाए तो ये मूवी कैनन मूवी है और ऑब्वियस सी बात है कि जो भी यहाँ पे हाइकू का फैन होगा वो इस मूवी को देखने जरूर जाएगा। बट यहाँ पे मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बारे में बात करूँ तो एक्चुअली में कल संडे के दिन जब मैं मूवी देखने गया था तब पूरा थिएटर हाउसफुल था। मतलब देखकर अच्छा लग रहा है कि लोग जो है वो इस मूवी को देख रहे हैं। और जब मैंने आप लोगों को बताया शुरू में कि ये मूवी वर्थ वॉचिंग है, और ऐसा मैंने इसीलिए कहा क्योंकि जब सारे लोग इस मूवी को देख रहे थे तब यहाँ पे किसी का भी ध्यान मूवी से हट ही नहीं रहा था। मतलब खुद अगर मेरा ध्यान भी इधर उधर हटेगा तो ऐसा लगेगा कि मैंने बहुत सारी चीजें मिस कर दी, और इसीलिए लोगों की नजर ही नहीं हट रही थी मूवी से। इवन जब एकदम क्लाइमेक्स वाले सीन में जब इंटरवल आगे बीच में तब यहाँ पे लोग तो नाराज ही हो गए थे, और कह सकते हैं ये लोग जो है वो इस मूवी को काफी इंटरेस्ट के साथ देख रहे थे, जो कि अच्छी बात थी। बट यहाँ पे सच कहूँ तो इस मूवी के अंदर ऐसे काफी सारे सीन्स थे जिसमें आप लोग गूज़बम्प आ जाएंगे। स्पेशली खुद थिएटर के अंदर ऑडियंस भी यहाँ पे चेयर कर रही थी टीम के लिए, और ओवरऑल यहाँ पे मूवी का एक्सपीरियंस काफी ज्यादा ही अच्छा गया। और सच कहूँ तो मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि मैंने अब तक जितनी भी एनिमे मूवीज थिएटर में देखी है उनमें से सबसे बेस्ट मूवी अभी तक मुझे हाइकू की लगी है। और अगर आप लोगों ने भी हाइकू की सीरीज पूरी देख रखी है तो आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को देखने जरूर जाना, क्योंकि आप इस मूवी को थिएटर में देखने जाओगे तो आप लोग बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होगे। साथ में इसके अलावा आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। सो आई होप करता हूँ आप लोगों को आज के सारे अपडेट्स अच्छे लगे होंगे।